हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो इनको हम मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? तो इसमें 2 से 3 रीज़न में डिस्कस करूंगा। 2 से 3 कारण मैं बताऊंगा कि इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। ठीक है, वाई कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। चलिए, तो इसका जो है मेनली मैंने 2 रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में होते 3 रीज़न है। देखिए, सबसे पहले तो इनको इसलिए फंडामेंटल कहा जाता है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे राइट नहीं किया है, तो इसलिए कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है तो क्या है, उसको स्वतंत्रता तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता तो चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उसको अधिकार चाहिए। ठीक, अब अधिकार तो चाहिए, लेकिन व्यक्ति के किस किस क्षेत्र में उसको अधिकार चाहिए? तो जैसे क्या, सामाजिक क्षेत्र में चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में चाहिए ना, धार्मिक क्षेत्र में भी चाहिए, ठीक, और राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहिए। यानी कि उसको क्या है कि उसको राइट्स होने चाहिए, यानी कि सोशल राइट्स होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, इकोनॉमिकल राइट्स होना चाहिए, रिलीजियस राइट होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का क्या है कि पूर्ण तरीके से क्या हो सके, विकास हो सके। जब एक व्यक्ति का सही से विकास हो सकता है तो एक व्यक्ति से समाज बनता है, फिर समाज क्या होता है, क्या है, समाज से पूरा देश बनता है। तो यानी अगर व्यक्ति का विकास अच्छा खासा होगा, ठीक है, तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। ठीक, चलिए, एक पॉइंट ये है कि इनको कहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 12 से 35, क्या है, आर्टिकल 12 से 35, और संविधान के किस पार्ट में है? तो ये पार्ट 3 में है। तो ये संविधान के किस पार्ट में है? तो संविधान के पार्ट 3 में है, यानी कि भाग 3 में है। और कौन से अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है ये? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ओके, चलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी गारंटी लेता है। अगर अगर कहीं भी स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब सरकार अगर वायलेट करने की कोशिश करती है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, यानी कि उसका उल्लंघन करने की अगर कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि संविधान जो है फिर अपनी ही क्या है तरीके में काम करना शुरू कर देता है, और इस संविधान की जो मर्यादा है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट बनाकर ही रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर जस्टिसिएबल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये क्या है, जस्टिसिएबल है, यानी कि न्यायिक होते हैं और कोर्ट के द्वारा क्या है लागू किए जाते हैं। अगर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या किसी कंपनी के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा किसी व्यक्ति का क्या है अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया गया है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या है वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है, यानी कि पर्सन गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग द आर्टिकल 32। ओके, तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके वो क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके, यानी कि अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक, चलिए, जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो संविधान लागू हुआ तो उस समय देखा जाए तो 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, यानी कि 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसमें से क्या हुआ कि 7 में से एक जो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या है डिलीट कर दिया गया था। बाद में क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी इसको और आगे डिस्कस करेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट क्यों किया गया था, तो इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, अब ये कहते हैं कि ये बताओ, क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है, प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से लिया हमने? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिकी संविधान से हमने इसको लिया है। और इसी पार्ट को, यानी पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा या फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स को हम डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से भी जानते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में क्या है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम इनको देख लेते हैं एक बार। एक क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 से 15, यानी अनुच्छेद क्या है 14, 15, 16, 17 और 18। फिर है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कौन से हैं 19, 20 और
21-22, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, अनुच्छेद 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी कि धार्मिक अधिकार है, व्यक्ति को धार्मिक धर्म से रिलेटेड चीज़ों में अधिकार दिया है क्या है भारतीय संविधान में, ठीक है। और खास करके माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको विशेषकर भारतीय संविधान में क्या है अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हैं। फिर आता है कल्चरल, ठीक है, एंड एजुकेशनल राइट्स हैं यानी कि शैक्षिक अधिकार हैं, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं। स्पेशली तो माइनॉरिटी को तो मेंशन किया गया है। तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30 हैं। एक लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आर्टिकल 32 इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, 35 नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, तो 35 नहीं है, 32 है, ओके। चलिए, तो जो 6 वाला है, कौन सा 6 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ही डॉक्टर अंबेडकर ने यानी कि आर्टिकल 32 को ही क्या है उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे मूव करते हैं। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर कट हो गई होगी। अभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से क्या है स्क्रीनशॉट इसका ले सकें, और आप कंटेंट क्या है आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव कर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं कि वाई इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। तो हमने क्या है संपत्ति के अधिकार को क्या है क्यों डिलीट किया गया था, ठीक है, क्यों हटाया था हमने उसको, फंडामेंटल राइट्स नहीं माना। तो रीज़न यही था कि दिस वाज बिकॉज दिस राइट प्रूव्ड टू बी अ हिंडरेंस टुवर्ड अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, क्या है गोल ऑफ सोशलिज्म। तो जो हमारा समाजवाद का जो उद्देश्य था ना, ये कहीं ना कहीं क्या है एक बाधा उत्पन्न कर रहा था, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ प्रॉपर्टी इक्विटेबल अमंग द पीपल। देखो, हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक शब्द ऐड ऑन किया था, याद होगा आपको, जब मैंने प्रियम्बल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसी में हमने एक शब्द जोड़ा था सोशलिस्ट। क्या जोड़ा था, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा ये कहती है कि जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं किसी भी देश के, ठीक है, तो उस पर सभी व्यक्तियों का बराबर की हिस्सेदारी होती है। क्या होती है, यानी कि उनकी जो है कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और कलेक्टिव क्या है मतलब मालिकाना हक होता है, ऑनरशिप होती है, ठीक है। तो जब अगर रिसोर्स पे कलेक्टिव ऑनरशिप है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, यानी बंटवारा भी कैसा होना चाहिए, शेरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शेरेबल होना चाहिए, यानी कि संसाधनों का फायदा सभी वर्ग और सभी व्यक्ति को, उस देश के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो दैट्स वाई फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये जो है फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना पड़ा था। चलिए, ओरिजिनली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 31 याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 वाज आल्सो इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स। तो ये जब ओरिजिनली जब अडॉप्ट किया था तो 7 थे, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या है इसको क्या है डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज़ प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया था, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है हटा दिया गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से इसको हटाया गया, फिर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, ये लीगल राइट बना दिया गया। और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 300A 300 का, ठीक है। और किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्लीज़ नोट डाउन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी ना कभी हर एग्जाम में रिपीटेड होकर आता ही आता है। ओके, चलिए, एक बार मैं जितने राइट्स मैं आपको बताया था एक बार हिंदी में यहाँ बता देता हूँ। एक तो समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद जो है 14 और 18, ये देखिए अनुच्छेद 14 और 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनुच्छेद संख्या 22 से 23 और 24 हैं। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
अनुच्छेद 25 और 28। फिर पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, मैंने बताया था शैक्षिक अधिकार जिसको बोलते हैं, ये तो है। तो अनुच्छेद संख्या 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, अनुच्छेद संख्या 32। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब क्या करिए, आप वीडियो को पॉज कर कर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, थर्ड स्लाइड है। तो एक बार जो सारे जो अधिकार हैं हम एक बार इसको क्या है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कि कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए, क्या है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में जैसे आर्टिकल 14 है, क्या है आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक बार थारोली रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ, क्या है, तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे है समता का अधिकार। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि कानून के समक्ष समानता, क्या है कानून के समक्ष समानता, पहला हो गया। अब आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो इसके जो है, तो यहाँ पे लिखा है धर्म, देखो ना, इसका मतलब ये आर्टिकल 15 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। क्या है निषेध, प्रोहिबिशन मतलब है निषेध। फिर आर्टिकल हम 16 पढ़ते हैं। 16 पढ़ते हैं तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं हम। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी जो नौकरियां होती है ना, तो इसमें भी किसी तरीके का क्या है, सबको समान अवसर मिले। ठीक है, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो सबको क्या है, बस आपको वही पेपर देना रहता है। हर भाई एग्जामिनेशन होता है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो आपको पेपर देना पड़ता है। और अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं, ठीक है, आप मेरिट में आते हैं तो आपको क्या है, जॉब मिलेगी। चलिए, फिर एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत का अंत हुआ है। क्या है, छुआछूत का अंत, इसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, छुआछूत का अंत। ठीक है, 18 में आ जाते हैं तो उपाधियों का अंत है। क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हाउएवर एक्सेप्टेड, यानी मिलिट्री वाले और एकेडमिक वालों को टाइटल अभी भी दिया जाता है, उनको उपाधि दी जाती है, बाकी किसी को भी उपाधि वगैरह नहीं दी जाती है। चलिए मूव करते हैं राइट टू फ्रीडम को। तो आर्टिकल 19 है, क्या है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 है, इट गारंटीड द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आर्टिकल 19 में कितने तरीके की फ्रीडम दी गई है, तो कितने 6 तरीके की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है ये, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, फिर लिखा फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो असेंबली मतलब क्या है कि क्या है, आपको क्या है कि आप एक संगठन वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह बनाते हो ना, अलग अलग सेवा समिति बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, क्या है, एसोसिएशन करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, आप संगठित होने का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, तो आंदोलन वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कितना शांतिपूर्ण तरीके से। फिर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, तो कहीं भी रहने और बसने का क्या है, प्रावधान है। जैसे अब मैं यूपी का हूँ, ठीक है, अब मैं चाहे तो हैदराबाद में बसूँ, ठीक है, चाहे कर्नाटक में बसूँ, ठीक, तो यहाँ पे मैं जाके बस सकता हूँ। ओके, तो ये कोई मतलब मायने बात नहीं है। बाकी क्या है, इंडिया अपना है, पूरा भारत अपना है, तो ठीक है, आइए जाइए, कोई बात नहीं। फिर लिखा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस। ओके, तो कह रहे हैं कि कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार इसको बोलते हैं। ओके, चलिए, अब आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ये वाला है। ठीक है, ओके, ये आर्टिकल 20 हो गया। अब 21 है, क्या है, 21, तो लिखा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो अब इससे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये बनता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है, ठीक है, जब भारत में आपातकाल लागू होता है, तो उस समय कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, जो सस्पेंड नहीं होते, जो क्या है, निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो कौन से निष्क्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल
20 और 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 क्या ये सस्पेंड नहीं होते, बाकी सब ऑटोमेटिक ही सस्पेंड हो जाते हैं। चलिए अब आर्टिकल 22 में आपको देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में क्या बताता है, आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए अधिकार है ये, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई गलती की और आपको अब सजा मिल गई है। अब ये नहीं है कि पुलिस आपको ले गई वहाँ पे बहुत हरदम दिन रात मार पीट रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो भी है सजा है, जैसा भी है कोर्ट ने डिसाइड किया होगा, तो अभी पुलिस आपको बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं कर सकती है। तो इसके लिए भी क्या है, अधिकार है। आखिर वो भी है, ठीक है, उसने अगर गलती की है, सज़ा मिल गई, तब ये थोड़ा हो कि उसकी जान ही ले लोगे। जैसा उसका क्राइम होता है उस हिसाब से उसकी क्या है, सज़ा जो है कोर्ट निर्धारित कर देता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो लिखा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में लिखा मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है, ठीक है, ओके। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 20 पर नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड, ठीक। तो जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है, खास करके जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी हजार्डस जो खतरनाक फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, खास करके किन बच्चों से, जिसकी एज क्या है 14 से कम है, ओके। चलिए अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ओके। तो लिखा आस्था और प्रार्थना की आज़ादी तो है ही है, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन में हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर में स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में बता रहा है प्रोहिबिट टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ओके। धार्मिक आधार पर क्या है, आप क्या है, कर वगैरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कहा जाता है इसको, ओके। तो इसमें दो ही राइट्स हैं, इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 29 और 30। तो आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ओके, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या बात करता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं स्थापित करने का भी अधिकार है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलिए अब यहाँ पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 32 जो मैंने बहुत पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा सकता है अगर 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 सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई ऑफिसर हो, या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अधिकारों का अगर उल्लंघन किया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तब तो कोई पीड़ित व्यक्ति क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, ठीक है। और आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। और इसी आर्टिकल को, यानी इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ये देखो ना, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किसने कहा था इसको, बी.आर. अम्बेडकर ने। और किससे संबंधित है ये, आर्टिकल 32 से संबंधित है। और आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बस अपना सपोर्ट बनाकर रखिए। और मैं कोशिश यही करूँगा कि बहुत कम टाइम में, क्या है, बहुत कम ही टाइम की वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। आगे चलकर इस पे ज्योग्राफी की भी क्लासेस आने वाली हैं, ओके, हिस्ट्री की भी आएंगी और इकोनॉमी की भी आएंगी। तो बस आप चैनल पर बने रहिए, बाकी इंटरेस्टिंग जितना हो सकता है मैं बनाऊंगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपके लिए, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी हो सकता है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कंटेंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। कंटेंट की जो लैंग्वेज होगी यही होगी, सेम यही होगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश सब मिक्स चलेगा,
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की ही डिमांड क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सभी के सभी बच्चे क्या है, जुड़ जाते हैं और सबको समझ में आ जाता है। तो बस अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो पे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लिए ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक बस इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त चाहिए। जय हिंद, जय भारत।